छात्रों, हमारे इस नए पाठ का नाम है कारतूस। वास्तव में कारतूस यह एक एकांकी है अर्थात नाटक है। आइए इसके पाठ प्रवेश को समझते हैं। अंग्रेज इस देश में व्यापारी का भेष बनाकर आए थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि वे शुरू में व्यापार करने आए थे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही पूरे हिंदुस्तान में उन्हें देश से बाहर निकालने के प्रयास शुरू हो गए थे। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत जो कारनामे किए गए, उनमें से ही एक कारनामे का जिक्र प्रस्तुत पाठ में है। प्रस्तुत पाठ में एक जाबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानंद कंपनी के बटालियन के खेमे में ही नहीं जा पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते थे। छात्रों, कारतूस यह एक एकांकी अर्थात नाटक है। कारतूस इस शब्द का अर्थ होता है बंदूक में इस्तेमाल की जाने वाली गोली, जिसका चित्र आप देख ही रहे हैं। इसके रचयिता हैं हबीब तनवीर। यह एक नाटक है और इसके प्रमुख पात्र हैं कर्नल तथा लेफ्टिनेंट। साथ ही इसमें सिपाही और सवार ये भी पात्र हैं। इसकी अवधि है 5 मिनट। यह समय था 1799 का और रात का समय था और जगह थी गोरखपुर के जंगल, जहाँ पर कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, जहाँ पर बाहर की तरफ चांदनी छिटकी हुई थी और लैंप का प्रकाश अंदर खेमे में जल रहा था। अर्थात यह संपूर्ण नाटक एक लैंप के प्रकाश में अर्थात मंद मंद रोशनी में फिल्माया गया है। लेफ्टिनेंट, कर्नल, सैनिक और सवार के अलावा इस नाटक में कुछ और किरदार हैं जो पात्र तो नहीं हैं, लेकिन कर्नल और लेफ्टिनेंट की बातों के जरिए इन सब का जिक्र मिलता है। पहला पात्र है आसिफउद्दौला। अवध राज्य के नवाब का नाम था आसिफउद्दौला। दूसरे पात्र हैं वजीर अली खान। जिस जाबाज का जिक्र इस पाठ में किया गया है वे यही हैं, वजीर अली खान। वजीर अली खान आसिफउद्दौला के सुपुत्र बेटे। अन्य पात्र हैं सआदत अली खान। नवाब सआदत अली खान आसिफउद्दौला खान के छोटे भाई तथा वजीर अली के चाचा। इस संपूर्ण कहानी में इन्हीं तीनों पात्रों के आसपास का जिक्र मिलता है। जैसा कि अभी कहा गया था कि कर्नल कॉलिंज के खेमे में यह लेफ्टिनेंट और कर्नल के बीच की बातचीत है। कर्नल कहते हैं कि जंगल की जिंदगी भी बड़ी खतरनाक होती है, जिस पर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि यहाँ उन्हें रहते हुए हफ्तों हो गए हैं, सिपाही भी तंग आ गए हैं, लेकिन ये वजीर अली आदमी है या भूत पकड़ में ही नहीं आता। अब कर्नल कहते हैं कि वजीर अली का नाम सुनकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। छात्रों, रॉबिन हुड एक ऐसा व्यक्ति था जो अमीरों के घर लूट मार करता और उसका सारा पैसा गरीबों की सहायता के लिए दे देता। उसी प्रकार वजीर अली अंग्रेजों से लूटपाट करता और गांव के गरीब किसानों को सारा धन दौलत दे देता था। इसीलिए उन्हें वजीर अली के नाम की जगह पर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ जो वजीर अली है उसके दिल में नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। कर्नल कहते हैं कि केवल 5 महीने की हुकूमत करके इसने अवध को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने में ये लगभग कामयाब हो गए थे। तभी लेफ्टिनेंट कहते हैं कि ये सआदत अली कौन है। तब कर्नल बताते हैं कि ये आसिफउद्दौला के छोटे भाई हैं और वजीर अली के दुश्मन।
आसिफुद्दौला के पुत्र वजीर अली के दुश्मन क्यों हो गए उनके चाचा? तो जब आसिफुद्दौला के घर कोई संतान नहीं थी तो सआदत अली को ऐसा लगता था कि आसिफुद्दौला के बाद अवध की गद्दी उन्हें ही मिलेगी। लेकिन जब वजीर अली का जन्म हुआ तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब अवध की गद्दी उनके हाथों से जा चुकी है। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद मांगी और अंग्रेज़ों ने उनकी मदद करके आसिफुद्दौला को वहाँ से हटा दिया गया और वज़ीर अली को वहाँ से हटाकर सारी जायदाद, सारी अवध की गद्दी सआदत अली को दे दी। और कर्नल कहते हैं कि सआदत अली एक ऐश पसंद आदमी है। सआदत अली ने गद्दी पाते ही आधी जायदाद अंग्रेज़ों को दे दी और 10 लाख रुपए सालाना नगद दिए। और इसके बाद वो भी ऐश से रहने लगा और अंग्रेज़ भी। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है वज़ीर अली जो हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है। अर्थात उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ वज़ीर अली ने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को मदद के लिए बुलाया है। तभी कर्नल कहते हैं कि वज़ीर अली पहले इंसान नहीं हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को बुलाया है। उससे पहले टीपू सुल्तान ने भी बुलाया था और उसके बाद शमस-उद-दौला भी बुला रहे हैं। इन बातों से ये पता चलता है कि कंपनी के खिलाफ हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तभी लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वज़ीर अली एक खतरनाक आदमी है, उसे किसी तरह से गिरफ्तार कर लेना चाहिए, नहीं तो वह अंग्रेज़ों के लिए एक सरदर्द बन सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। कर्नल कहते हैं कि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। सालों से बड़ी सी फौज लेकर जंगलों में भटक रहे हैं, लेकिन वो है कि हाथ ही नहीं आता। दोनों भी बात करते हुए बताते हैं कि वो एक बहादुर इंसान है जो थोड़े से सिपाही सालारों के साथ होने के बावजूद भी इतने बरसों से जंगलों में उन्हें नहीं मिल रहा है। तभी बातचीत के दौरान एक वकील के कत्ल का जिक्र होता है। तो कर्नल कहते हैं कि वज़ीर अली को जब उसके पद से हटा दिया गया तो उसके पद से हटाने के बाद वज़ीर अली को बनारस भेज दिया गया और फिर उसे वहाँ पर रहते हुए 3 लाख रुपए हर साल वजीफ़ा दिया जाता। वजीफ़ा अर्थात जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे साल के 3 लाख रुपए दिए जाते थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने उन्हें कलकत्ता बुलाया। वज़ीर अली को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसकी शिकायत करने के लिए वकील के पास गए। लेकिन वकील ने उनकी शिकायत सुनने की बजाय उन्हीं को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जिससे नाराज़ होकर वज़ीर अली ने अंग्रेज़ वकील को खंजर से मारकर उसका काम तमाम कर दिया, अर्थात उसकी हत्या कर दी और वहाँ से भाग गया। जब वो वहाँ से भागे तो अपने जानिसारों के साथ, अर्थात जो भी लोग उन्हें पसंद करते थे और उनका साथ देना चाहते थे, ऐसे कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ वो वहाँ से भागा और भागकर वो आज़मगढ़ चला गया। और जो आज़मगढ़ के शासक थे उन्होंने भी उसकी मदद की और अपनी हिफाजत में उनको घाघरा पहुंचा दिया। घाघरा एक गांव का नाम है। अब वे इसी घाघरा के जंगलों में भटक रहे हैं, घाघरा के आसपास के जंगलों में भटक रहे हैं। और तभी दोनों बात करते हैं कि वज़ीर अली अब आगे क्या करना चाहता है। तो कर्नल बताते हैं कि वज़ीर अली जो है वो नेपाल पहुंचकर अफ़गानी हमले का इंतज़ार करना चाहता है। अफ़गानी हमला यानी उसने अफ़गान के जो राजा शाह जमा को न्योता दिया है, बुलावा दिया है मदद के लिए, अब वो वहाँ जाकर उनका इंतज़ार करेगा कि नेपाल के रास्ते जब अफ़गानिस्तान से वो आएंगे तो मिलकर हिंदुस्तान पर हमला करके अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को आज़ाद करा देंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट को ऐसा लगता है कि कहीं वो नेपाल अभी तक पहुंच तो नहीं गया होगा वज़ीर अली। तो कर्नल कहते हैं कि नहीं, वे जानते हैं कि वह अभी नेपाल पहुंचा नहीं है, बल्कि वह अभी इन्हीं जंगलों में भटक रहा है। तभी एक सिपाही अंदर आता है और सिपाही कहता है
कि दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आ रही है। गर्द अर्थात धूल। कर्नल कहते हैं कि क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि कोई एक सवार है जो दूर से नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि वो इसी तरफ आ रहा है। लेफ्टिनेंट के बाहर देखते हैं खिड़की से और कहते हैं कि धूल तो ऐसे उठ रही है जैसे कि पूरा काफिला यानी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन आ तो एक ही इंसान रहा था। तभी सवार आता है खेमे के पास और कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। तभी सिपाही अंदर आता है और कहता है, लेफ्टिनेंट और कर्नल से कहता है कि वह सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहते हैं कि उसे भेज दो। लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली का कोई आदमी होगा जो वजीर अली को गिरफ्तार करवाने की इच्छा रखकर यहाँ पर आया होगा। ऐसा ये दोनों सोचते हैं। तभी सवार अंदर आ जाता है। जब सवार अंदर आता है तो वो कहता है कि तन्हाई अर्थात कि वहाँ पर जो भी है वे चले जाएं, वह केवल कर्नल से ही बात करना चाहता है। लेकिन कर्नल कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी दूसरा इंसान नहीं है, इसलिए आप अपना राज़े दिल यानी कि आपके दिल में जो भी है वो आप बता सकते हैं। लेकिन सवार कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए वो केवल कर्नल से ही बात करेगा। ये सुनकर लेफ्टिनेंट बाहर चला जाता है, सैनिक बाहर चला जाता है और अब खेमे में केवल सवार और कर्नल ही हैं। सवार कहता है कि आपने ये खेमा यहाँ क्यों लगाया हुआ है? तो जवाब में कर्नल कहता है कि कंपनी का हुक्म है और वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए ये खेमा लगाया गया है। सवार कहता है कि इतनी बड़ी सेना एक इंसान को पकड़ने के लिए? तो लेफ्टिनेंट कर्नल कहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी में मदद होगी, इसलिए इतनी बड़ी सेना यहाँ पर रखी गई है। सवार कहता है कि वो एक जांबाज सिपाही है, वजीर अली को पकड़ना इतना आसान नहीं। और कर्नल तो पहले से ही जानता है कि वो इतने समय से यहाँ पर है तो वजीर अली को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे कुछ कारतूस चाहिए। सवार कहता है। कर्नल कहते हैं कि तुम्हें कारतूस क्यों चाहिए? तो जवाब में सवार कहता है कि वो वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है, इसलिए उसे कारतूस चाहिए। कर्नल का दिल खुश हो जाता है और वो तुरंत उसे 10 कारतूस निकाल कर दे देता है। सवार शुक्रिया अदा करता है। कर्नल उससे उसका नाम जानना चाहता है। तो जवाब में सवार कहता है वजीर अली, अर्थात वो सवार और कोई नहीं बल्कि खुद वजीर अली था और बदले में धमकी देता है कर्नल को कि तुमने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, नहीं तो इन्हीं कारतूसों से तुम्हें कत्ल कर देता। और वहाँ से ऐसा कहकर वो निकल जाता है और घोड़े के टापों की आवाज़ दूर से सुनाई देती है। कर्नल एकदम सन्नाटे में चला जाता है, मतलब एकदम शॉक रह जाता है कि बाप रे, ये वजीर अली, मतलब हम वजीर अली को पकड़ने के उद्देश्य से यहाँ पर ठहरे हुए हैं, यह जानते हुए भी स्वयं वजीर अली खुद आता है और कारतूस लेकर हमसे जाता है, ऊपर से हम ही को धमका कर जाता है कि अगर तुमने कारतूस दिए हैं इसलिए तुम्हें बख्शता हूँ, नहीं तो तुम्हें ख़त्म कर देता। मतलब सचमुच वो कितना जाबाज होगा, कितना शूरवीर होगा, उसे किसी से कोई डर नहीं लगता होगा, तभी तो वह यह हरकत कर जाता है और कर्नल के दिमाग में उसकी एक बहुत अमिट सी छाप छोड़ जाता है। लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कहता है कि ये कौन था? जवाब में कर्नल कहता है दबी हुई ज़बान में कि एक जांबाज सिपाही। इस पार्ट में वजीर अली को इसीलिए जांबाज सिपाही कहा गया है क्योंकि वह अपने प्राणों की परवाह नहीं करता और अपने प्राणों की परवाह किए बिना कर्नल के खेमे में आकर कर्नल से ही कारतूस लेकर वहाँ से निकल जाता है। छात्रों, इस पाठ को पूरी तरह से आप अच्छे से पढ़ लें और कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, इसमें से कोई भी एक गृह कार्य आपको करना है। जैसे आप रॉबिन हुड के साहसिक कारनामों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप ऐसी ही एक कहानी, ऐसे ही एक नाटक इब्राहिम गार्दी को पढ़ सकते हैं। साथ ही एकांकी और नाटक के बीच क्या अंतर होता है यह भी जानने का प्रयास कर सकते हैं। छात्रों,
उम्मीद है आपको कारतूस यह एकांकी बहुत अच्छे से समझ गई होगी। अगले पाठ के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।